शांति। थैंक यू मीना बहन विजय के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के सामने बैठ के अपना सब्जेक्ट का ज्ञान थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं। और इतनी सालों से आप टीचर से हम ज्ञान ले रहे हैं, बाबा के ज्ञान। और मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ, मैं अपनी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के ज्ञान और बाबा के ज्ञान दोनों जोड़ पाती हूँ और जोड़कर मेरा जो भी मैं काम करती हूँ बहुत और अच्छी रीति में कर पाती हूँ। तो पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा एक भाग्य है। और आज जो विषय पे हम थोड़ा सा पहले मैं स्लाइड्स के जरिए दिखाऊंगी। अच्छा, मेरी स्लाइड्स इंग्लिश में हैं पर मैं हिंदी में ही बोलूँगी। जो स्लाइड में है वो हिंदी में बोलूँगी। तो अगर किसी को स्लाइड से ही पॉइंट लेना है तो ले सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। पहले तो इस विषय क्यों हमने सोचा है, चुना है, क्योंकि नॉर्मली भक्ति में इस तरह के टॉपिक शायद पहली बार हो रहा है। बहुत साल पहले 2010 में हमने ORC दिल्ली में एक वर्कशॉप किया। आशा दीदी ने इनिशिएटिव की और उससे ये माइंड मैटर्स करके 2 दिन का हमने वर्कशॉप की। और कुछ जोनल हेड्स और सीनियर हेड आए हुए थे उसमें। मुझे नहीं पता इसमें से कोई उसमें आए थे कि नहीं 2010 में। और बहुत अच्छा लगा उनको क्योंकि वो एक्टिविटी के थ्रू 2 दिन वर्कशॉप रूप में किया था। अभी जो करेंगे उसका एक छोटा सा हिस्सा करना चाहूँगी। अभी भी ये महसूस हुआ है जैसे आने वाले समय में सबसे बड़े बीमारी कहो, समस्या कहो, हेल्थ पेशेंट है, वो मानसिक समस्या हो। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कितनी ये बहुत जल्दी तीव्रता पे बढ़ रही है ये प्रॉब्लम। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम सब में से 4 में से 1 को डिप्रेशन हो सकता है। अब 4 में से 1 आप अगर सोचें, एक परिवार में 1 मेंबर का हो सकता है और होने का संभावना है। होता है नहीं होता, संभावना है। और ये डिप्रेशन की एक बीमारी, ऐसे तो कई बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, सब मिलाकर देखो ऑलमोस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन मानसिक प्रॉब्लम, समस्या, बीमारियों से पीड़ित है। और इंडिया में कहते हैं और 20 करोड़ लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और वो इलाज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, पता नहीं। कुछ लोग नहीं ले रहे, कुछ लोग ले रहे हैं, पर ये संख्या है, परसेंटेज है। तो 20 करोड़ इंडियन सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस। तो ये तो मानसिक बीमारी की बात है, पर मानसिक समस्याएं भी बहुत होती हैं। भावनात्मक रूप में बहुत लोग मानसिक डिस्टर्ब है, मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब है, जो हम बीमारी में काउंट नहीं करते हैं। तो उस संख्या को भी जोड़ो, और भी लोग हैं जिनको हम किसी प्रकार की उनको मदद की ज़रूरत है, सपोर्ट की उस समय। तो ये बैकग्राउंड को लेकर हमने सोचा है इस टॉपिक का 2 कारण। एक तो जो आप लोगों के पास आते हैं, जिज्ञासु आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं सेंटर्स में, उनकी भी कुछ कई तरह की मानसिक प्रॉब्लम्स होती होंगी, आप देख रहे होंगे ऑलरेडी। अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकली और नॉलेज इसके बारे में मिल जाता है तो आप जिस रूप से उनको देखते हैं समझ पाएंगे उनकी प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम मदद कर सकते हैं। एक तो नॉलेज के लिए हम सोचा इसको थोड़ा सा और बहनों से शेयर करेंगे, क्योंकि सेंटर्स में आते हैं ऐसे तो कई बार उनको पहचान भी नहीं है कि बहुत सीरियस केस है, अजीब तरीके से हरकतें कर सकते हैं, बिहेवियर कर सकते हैं, या बहुत
सेवा के फील्ड में हर वक्त है और इतना कुछ दे रहे हैं स्टूडेंट्स को और सेंटर्स को, पूरे जीवन ही समर्पित किया है। तो आप में भी कोई लोगों को किसी प्रकार की मानसिक समस्या आ सकती है और हम ये नहीं सोचना चाहिए बाबा के बच्चे बन गए तो हम बिल्कुल कंप्लीट तो कोई नहीं, कोई भी। और तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम सामने से किसी को भी आ सकते हैं और आते भी हैं। कई बहनों की प्रॉब्लम्स होते हैं, इलाज के लिए भी आते हैं, हमारे पास भी आए हैं। हमारे मतलब मैं और मेरी उम्र दोनों ज्ञान में तो 30 साल चल रहे हैं, तो आते हैं लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर, डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बीमारी। तो इसमें हमको झिझकना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए मुझे तो होना नहीं चाहिए, हो गया। या आपके आसपास जो सेंटर्स में रहते हैं उनके मन में भी ये नहीं आना चाहिए तो ये बाबा के बच्चे के साथ क्या हो गया, ऐसे क्यों है, कमज़ोर है। तो कमज़ोरी के रूप में देखना ये सब मैं समझती हूँ। इसको थोड़ा सा हम बदलना है, हमारा नज़रिया को बदल के एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो मैं पहले तो इसमें कुछ 2 पोर्शन में मैं डिवाइड किया है। पहले जानकारी के रूप में क्या मानसिक समस्या किस तरह की दिखता है, कैसे पहचानेंगे और क्या क्या है। और फिर हमारे पास अपने को सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए और मन को सशक्त बनाने के लिए, इमोशनली अपने आप को सही रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी से, कुछ साइकोलॉजी से, कुछ मनोवैज्ञानिक में जो कुछ स्ट्रैटेजीज बताया गया है होने के लिए, वो कौन से है। तो ये दोनों में हमारे साथ है। पहले तो आप देख रहे हैं, अगर हम सीधी स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति में किस किस एरिया में स्वास्थ्य दिखना चाहिए और वेल-बीइंग मतलब मैं कितना अच्छी महसूस कर रही हूँ अंदर से, कितना संपूर्ण खुश, काम पूरी तरह कर रही हूँ, लाइफ का मकसद है जीने का, मेरा पूरा आनंद लेती हूँ। तो ये सब वेल-बीइंग आता है, हम वेल है। तो उसके कुछ प्रकार के डायमेंशंस हैं इसमें। फिजिकल है, फिजिकल तो शारीरिक स्वस्थ होना आप सब जानते हैं, फिजिकल है। फिर इमोशनल है, हमारा भावना जो है अंदर में वो कितना बैलेंस में है, कितना हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, कितना पॉजिटिव है हमारा इमोशंस, वो हमारा इमोशनल हेल्थ है। फिर इंटेलेक्चुअल हेल्थ, सॉरी इसके बाद फिजिकल, इमोशनल, एक रह गया मेंटल हेल्थ। मेंटल और इमोशनल में फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है, माइंड में ही सब कुछ आता है। तो मेंटल हेल्थ का मतलब हमारा सोच समझ कर काम करने की क्षमता और शक्ति, वो कितना पूरी अच्छी रूप में काम करते हैं ये देखना है। उसमें आता है हमारा निर्णय शक्ति, हमारा सोचने की, समझने की, रीजनिंग पावर, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, ये सब आते हैं उसमें मेंटल में। फिर होता है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल मतलब हमारा वर्क प्लेस में, काम के क्षेत्र में हम कितना हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा काम करने का तरीका कितना प्रोडक्टिव है, कितना हम कर पा रहे हैं, एफिशिएंसी कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है। फिर सोशल है, हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहारिक जीवन में हम कैसे हैं, कितना अच्छे हैं हमारे रिश्ते, कितना मजबूत है, कितना पॉजिटिव है, वो सोशल है। और लास्टली जो स्पिरिचुअल है, हम सब जानते हैं स्पिरिचुअल है मतलब हमारे अंदर आत्मिक या जो स्पिरिट, सोल, आप जो भी वर्ड यूज़ करेंगे, वो कितना हेल्दी है, वो कितना स्वस्थ है, वो कितना अपनी भरपूर है। और जैसे हम कहते हैं गुणों में पूरी तरह संपूर्ण
सबके पास डायरी पेपर है। ये एक स्ट्रेस का टेस्ट है, स्ट्रेस इंडेक्स है, 10 आइटम्स है। आपको एक एक आइटम को मैं आपको पढ़ते जाऊंगी। अगर वो महसूस करते हैं ना, एक टिक मार्क लगाइए, काउंट करिए आपको 10 में से कितना टिक आते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेस दर्शाता है कितने स्ट्रेस में है। तो अपने आप को एसेस भी कर सकते हैं आप कितने स्ट्रेस में हो। अगर हो तो कुछ करना है। पहला तो है एक आइटम, फर्स्ट आइटम है अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित रहना, या दूसरा कि हमारे आसपास परिवार में जो है उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में बहुत सोचना, वरी करना, टेंशन में रहना। ये अगर है आपने एक पॉइंट ले लीजिए। सेकेंड, फैमिली प्रॉब्लम्स। अगर आपके जीवन में लौकिक में या अलौकिक फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसके लिए एक पॉइंट। थर्ड, ये पता नहीं कितने लोगों को यहाँ अप्लाई नहीं होगा, जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि समर्पित है तो इसमें मेरे ख्याल से फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात नहीं आती है। ये कि आपको सब कुछ फाइनेंशियली बाकी करते हैं। बट अगर कोई परिवार में है, आपकी लौकिक परिवार में जिसका जॉब छूट गए, कोई जॉब की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके टेंशन में आप हो तो एक बार। फोर्थ, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करना, बार बार महसूस करना, कोई नहीं है मेरे लिए, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बाबा को छोड़कर बाबा हमेशा है, पर व्यवहारिक जीवन में और इंटरपर्सनल रिलेशन कोई नहीं है, और अपने आप को रूट सा महसूस करना है। उसके लिए एक बार फिर आप अगर पढ़ रहे हैं, कोई आप लोगों की पढ़ाई, हमारी पढ़ाई तो बाबा की पढ़ाई है, पूरी है, और पढ़ाई जो ही है उसमें रुकावट, प्रॉब्लम्स आना, वो कर नहीं पाना, पढ़ाई जितनी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, पढ़ाई की परफॉर्मेंस उसमें दिक्कत आ रही है, और उसकी वजह से टेंशन है, स्ट्रेस है, उसके लिए पॉइंट। फिर नेक्स्ट जो है हम सब लोग में है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज दुनिया में इतनी वो डिजिटल वर्ल्ड में फैल गया है, इंटरनेट के जरिए हम सब लोग बहुत इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो हमको ज़रूरत भी नहीं है। बेमतलब की इंफॉर्मेशन लेना, और उससे हम बहुत ज़्यादा भारी महसूस करना, टेंशन हो बहुत ज़्यादा। यूट्यूब में देख लिया, कुछ सुन लिया, कई बार हम टॉक्स भी, प्रवचन टॉक्स और ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सुन के भी हैवी हो जाते हैं, उससे भी टेंशन होता है। पीयर प्रेशर, मतलब अपनी ही उम्र के जो साथी हैं उनके साथ कंपैरिजन या कंपटीशन होने से टेंशन होना। वो इतना कर रहे, वो इतना सेवा कर रहे, वो आगे जा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे चांस नहीं मिल रहा। तो कई प्रकार की प्रेशर जो एक दूसरे से मिल रहा है, उसके लिए पॉइंट। फेलियर एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप सेवा की, आपने बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही किसी वजह से। हो सकता है कोई कारण है उसका, आपकी वजह से नहीं, किसी और कारण भी हो सकता है, या आप लोग की वजह से भी, और आपको लग रहा है आपको चांस नहीं मिल रहे हैं अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए, तो लगता है उसमें भी टेंशन, मुझे नहीं चांस मिल रहा है, मुझे नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ठीक नहीं कर पा रही। ये एक स्ट्रेस पॉइंट है। 9th पॉइंट, रिलेशनशिप स्ट्रेस। संबंधों में बहुत ज़्यादा तनाव, लौकिक में या अलौकिक में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप में किसी के साथ, वो भी एक पॉइंट है। 1 मार्क। लास्ट, बोर्डम, बहुत हर चीज़ नीरस लगना, कुछ लाइफ में नहीं है, वही चीज़ रोज़ चल रही है, कुछ इतना हिस्सा नहीं है, थकान महसूस करना, दिलचस्पी नहीं रखना, ये भी
10 हो गया। 10 में आप कितने आपको आए आप देख लीजिए, मैं किसी से नहीं पूछूंगी, अपने आप पे चेकिंग है। अगर आपको 4 के ऊपर पॉइंट आया आउट ऑफ 10, आप मॉडरेट स्ट्रेस में हो। अगर 7 के ऊपर आया, आप सीवियर स्ट्रेस में हो। तो आपको कुछ करना है। सीवियर स्ट्रेस का मतलब आपको कई प्रकार की उस वजह से दिक्कतें आने वाली हैं, वो देखते हैं कैसे। सबकी चेकिंग हो गई, सबका कुछ आइडिया मिल गया हम स्ट्रेस्ड है या नहीं है। और ये पर्सनल है, हम किसी के कुछ कंपैरिजन नहीं करना, शेयर करने की जरूरत नहीं है। देखना है अपने आप को, बाद में आज की जांच की बात की तो जांच करना है अपने आप को। फिर पहले तो हम समझेंगे मेंटल हेल्थ और मानसिक स्वस्थ रहना, उसकी क्या अहमियत है। क्योंकि माइंड के बिना कुछ भी नहीं है ना। अगर मन सही नहीं है, मन ठीक नहीं है, कुछ भी सही नहीं होता है। क्योंकि मन के जरिए हम इस दुनिया को समझते हैं, देखते हैं, सब कुछ मन ही करता है काम। और यहाँ पे हम मन बुद्धि की भी बात कर रहे हैं, वो दोनों अभी एक साथ ले लेंगे। अगर हमारा मन सही नहीं काम कर रहा है, मन खुश नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हर लाइफ के एरिया में इम्पैक्ट होगा। चाहे हम काम पे, चाहे हम बच्चों को संभालने में, कहीं हम किसी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हर चीज़ मन से जुड़े हुए हैं। और स्ट्रेस की वजह से जो आपने अभी चेकिंग की, हमारा मूड अप एंड डाउन हो सकता है, खराब हो सकते हैं। मूड ऑफ कहते हैं ना, खराब मूड, रूठ जाना, चुप बैठना, अकेले बैठना, क्योंकि अंदर से मूड ठीक नहीं है। बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस की वजह से बीमारियां भी हो सकती हैं, शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे कि अब कहते हैं डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, अल्सर है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अस्थमा है, कैंसर का कह रहे हैं अभी मन से काफ़ी जुड़े हुए हैं, इमोशन से, मन से दिक्कत आती है और स्ट्रेस में बहुत जाते हैं, वो कैंसर को ट्रिगर ऑफ कर सकता है। जो कैंसर ऑलरेडी हमारा जीन्स के थ्रू या कुछ आए हैं। तो ये एक दिन की बात नहीं है। कोई मन से बीमार होना, मानसिक बीमारी आना एक प्रोसेस है। पहले स्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस में रहते 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 डिस्ट्रेस में आ जाएंगे। डिस्ट्रेस मतलब अशांति, अंदर से हलचल, मन बैलेंस नहीं है, कुछ खराब सा लगता है, ये डिस्ट्रेस है। फिर डिस्ट्रेस से डिसीज बनता है। डिसीज का मतलब डिस-ईज, ईजी नहीं है, उसकी ऑपोजिट है। अंदर से ईज में नहीं है, कुछ लग रहा है सही नहीं है, अंदर से चंचलता है, परेशानी है, पर उसका हमको पहचान नहीं क्या है, जिस फीलिंग होता है। अगर ये बहुत लंबे समय डिसीज रहता है तो वो डिसऑर्डर बनता है। डिसऑर्डर का मतलब कि बीमारी जिसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ट्रॉमा डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर, अभी आप नहीं बताऊंगी। तो क्यों होता है मानसिक बीमारी, क्यों होता है? ऐसा नहीं है कोई जानबूझकर मन को खराब करेंगे और कोई जानबूझकर डिप्रेशन की एक्टिंग करेंगे या कोई जानबूझकर परेशान दिखेंगे। कोई नहीं चाहता, सब चाहते मैं अच्छी रहूँ, अच्छा करूँ सब कुछ। तो अगर हो रहा है इसके पीछे डेफिनेटली कारण है और रिसर्च बताते हैं कि ये कुछ खास कारण नहीं है। पहले कारण जो है ब्रेन में कुछ चेंजेस हो जाए, ब्रेन के अंदर ही कुछ है, क्योंकि ब्रेन कोई ऑर्गन है हमारे मन को प्रकट करता है। जो ब्रेन में होता है मन के रूप में दिखाई देता है। तो ब्रेन में क्या चेंजेस से हो सकती है? ब्रेन का इन्फेक्शंस, ब्रेन की सॉल्ट इम्बैलेंस, जो कहते हैं सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस होता है ना,
इन्फेक्शंस, ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक जो होते हैं, क्लॉट की वजह से पैरालिसिस होती है, या पैरालिसिस नहीं है, स्पीच अफेक्ट हो जाते हैं, बोलने का शक्ति। फिर ट्यूमर है, ब्रेन में कुछ ग्रोथ है, फिर ब्रेन में दौरा पड़ता है, एपिलेप्सी जो है, फिट्स बोलते हैं, और कई प्रकार की कुछ ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, ये सब की वजह से एक व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक नॉर्मल चल रहा है, ये ब्रेन की अफेक्ट होने की वजह से हेड इंजरी नहीं होती। कई बार हम गिर जाते हैं और सर पे चोट लग जाती है, और वो चोट दिखता नहीं है, अंदर की चोट जो कहते हैं, पर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं उस व्यक्ति की बिहेवियर में, सोच में, इमोशनली वो कंट्रोल में नहीं है, ये भी पाया जाता है। तो जिसको कुछ प्रॉब्लम है, खासकर अचानक डेवलप होता है अच्छे वाले व्यक्ति को, उसको पहले जांच कराना है, इनको न्यूरोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं है, और MRI CT स्कैन ये सब करके ना ये चीज़ पता चल जाता है, फिर उसकी इलाज हो जाएगा, वो नहीं करती। तो ब्रेन की चीज़ें कुछ कुछ बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, जो वन जनरेशन पहले पास ऑन जीन्स के जरिए वो ट्रांसमिट होके अगली पीढ़ी में आती है। और खासकर 2-3 बीमारियां जो नाम लेंगी, आप पता नहीं सुने उनके नाम, स्किज़ोफ्रेनिया करके भयंकर मानसिक बीमारी है, जिसमें वो पीढ़ी से पीढ़ी संभालना बहुत चांसेस है, रिस्क है। डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, कुछ घर में किसी को है, दूसरे के भी आ सकते हैं, मतलब अगले जनरेशन में। तो कई बार हम अच्छा सब कुछ करते हुए भी, स्वस्थ अपने ध्यान रखते हुए भी, हम सब राइट लाइफस्टाइल अपना लेते हुए भी ये बीमारियां कुछ हो सकता है। तो इसको भी हम तुरंत एक्सेप्ट करके उसको इलाज कराना है टाइम पे। फिर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट आपने अभी किया है, लाइफ के कई प्रकार के स्ट्रेसेस होते हैं, जो नॉर्मल डे टू डे हमारा दिनचर्या में स्ट्रेसेस होते हैं, चाहे पानी नहीं है, धूप खड़ी धूप है, और झगड़ा हो रहा है, बच्चे तंग कर रहे हैं, ये सब स्ट्रेस होते हैं। तो छोटे छोटे स्ट्रेसेस एक बार एक साथ इकट्ठे होकर बाद में एक बीमारी को पैदा कर सकते हैं, मानसिक बीमारी को। फिर चौथा है चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सपीरियंस। कहने का मतलब है बचपन में कुछ घटना ऐसे घटी हो जिसकी वजह से मन में बहुत गहरी चोट लगे। अब वो उस समय नहीं पता चलता है, बच्चा तो उस समय परेशान रहता ही है, पर माँ बाप को नहीं पता, इसका असर बहुत साल बाद भी आ सकता है। और हम देखते हैं कई बच्चों लोगों का हिस्ट्री देखते हैं बचपन में उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे कुछ घटना हुआ है, या शोषण हुआ है, किसी प्रकार की अब्यूज़ हुए, या बुलिंग हुआ स्कूल में, या कोई आपदा ऐसे आ गई ज़िंदगी में जिसकी वजह से ज़िंदगी रुक गई और उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, उनका सुरक्षित महसूस नहीं किया उन्होंने। तो इस तरह की कई कारण की वजह से जो बचपन की ट्रॉमा एडल्टहुड में और बड़ा होने के बाद उसका असर दिखाई देता है और बीमारी की रूप भी देता है, खासकर डिप्रेशन और एंजाइटी, ये दो बातें हैं। एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, आपदाएं जो होती है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, उसके बाद लोगों में जो स्ट्रेस आता है उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, और इसको लंबे समय तक लोगों के ऊपर असर रहता है, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचना, उसी की सीन सामने आना,
और घबराहट में जीना, डर से जीना, जैसे अब कभी भी दोबारा होने का है, तो इस तरह की वो उनके अंदर महसूसता होती है। फिर सोशो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब सामाजिक रूप में जो समाज में हलचल होता है, समाज में आजकल जो बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, या युद्ध है या कोई डिजास्टर्स है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे जीवन में असर पड़ रहा है, वो भी मानसिक बीमारियों को ट्रिगर ऑफ कर सकते हैं। उसकी वजह से भी हम अस्वस्थ मन से फील कर सकते हैं। और लास्ट है जो क्रॉनिक इलनेस, अगर कोई लंबे समय के लिए हमारा कोई शारीरिक बीमारी भी चल रही है, चाहे वो हार्ट डिजीजेस हो, चाहे अल्सर है, ब्लीडिंग हो रही है बार बार, बहुत समय की आर्थराइटिस और कोई भी ऐसी बीमारी और दौरा पड़ रहा है, ये जो चीज़ वो भी क्योंकि बहुत लंबे समय से चल रही है, ठीक होने का संभावना नहीं, जैसे कैंसर है, टर्मिनल इलनेस है, तो उसमें लोगों को लगता है बड़ा हमारा जीवन ही खत्म हो गया, जीने का कोई इच्छा नहीं है, या बहुत कम लोग हैं जो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर अपना जीवन को परिवर्तन कर पाते हैं। एक तो बीमारी की तकलीफ है, जो दर्द उठाना पड़ता है, प्रोसीजर्स है, हॉस्पिटल में है, तो ये भी हमको ट्रिगर ऑफ कर सकता है डिप्रेशन जैसी बीमारी को। तो ये कुछ खास कारण हैं, और मैं आपको मोटे मोटे रूप में 2 टाइप की प्रॉब्लम सिखाती हूँ। जानना जरूरी है किस प्रकार की मानसिक बीमारियाँ होती हैं, कुछ नाम से आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आप पहचान पाएंगे। अगर कोई आपके सामने आते हैं या आपके आसपास में कोई ऐसे किसी का होता है, आपको मालूम होना चाहिए ये इस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो अगर आप उस तरफ देखेंगे जो ग्रे एरिया में है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, दुश्चिंतन, नेगेटिव सोच में रहना, टेंशन में जीना, नर्वस रहना हमेशा, इतना चिंता, इतना वरी, वो उनका कुछ जो होना चाहिए उस वक्त वो नहीं हल हो पा रहा अच्छी तरह, क्योंकि वो या तो आगे के लिए चिंता कर रहे हैं, क्या हो चुका है, पीछे बीत चुकी है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। और ये कैसे दिखता है, दिल धड़कना तेज, कई बार हाथ पैर ऐसे थोड़ा सा कांपना, सांस फूलना बिना कारण, या पसीना, हाथ हमेशा गीला गीला पसीना से छूटना रहता है। ये कुछ फिजिकल चक्कर आना, ये सब है फिजिकली। और मेंटली जो दिखाई नहीं देता, महसूसता होती है, हमेशा लगता है कुछ होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, और इस टेंशन में रहते हैं। और उनके बिहेवियर में देखेंगे बड़ा नर्वस टाइप इंसान व्यक्ति होगा, वो हलचल में है, रेस्टलेस है, सोचने का वो दिमाग हर जगह घूम रहा है, ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर्स का निशानी है। डिप्रेशन, हम सब की बहुत जल्दी डिप्रेशन की वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, डिप्रेशन, इनका डिप्रेशन हो गया, नहीं, डिप्रेशन एक खास बीमारी है, उसकी लक्षण है। और वो लक्षण क्या है, पहले तो दुख महसूस करना, बहुत समय के लिए दुख महसूस करना, सैडनेस जो कहते हैं, अधिक दुख, ऐसे नॉर्मल दुख नहीं है जो कुछ हमारे साथ रोज रोज कुछ हो सकता है, हम लोग कुछ समय के लिए दुखी महसूस करते हैं, लंबे समय के लिए महसूस करना, रोने का मन करना, बार बार रोना, अकेले में जाके रोना, बिना कारण रोना, उनको खुद समझ में आता है क्यों रो रही हूँ, भूख बंद होना, नींद नहीं आना, या ज़्यादा सोना या ज़्यादा खाना, वो भी डिप्रेशन में हो सकता है। और एनर्जी लेवल लो, सुस्तीपन, थकावट, दिलचस्पी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस लेटे रहना, कुछ मन में भी कुछ थॉट्स नहीं आ रहे, या नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, जीने का नहीं मन करना, ये सब डिप्रेशन की कुछ लक्षण हैं। अगर आपको किसी की लगता है इस तरह की से जूझ रहे हैं, आप ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बात कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या हुआ, क्या है, बताइए, उनसे निकलवा दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, और उनको इलाज की ज़रूरत है, जो
बहुत सीवियर है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई बार अपने बहने हैं डिप्रेशन में आते थे, अमृत वेला नहीं बन पा रहे हैं, नींद बहुत आती है या थकावट बहुत है, थोड़ा सा बस कुछ करे तो जाके देखने का मन करता है, या जीने का इच्छा नहीं है, मूवी में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, और ये करना चाहते हैं, ऐसे नहीं है वो आलस्य है, पर होता नहीं है उनसे, क्योंकि ब्रेन की केमिकल कुछ इम्बैलेंस ऐसे पैदा होता है डिप्रेशन में, कुछ न्यूरो हार्मोन्स हैं, ब्रेन हार्मोन्स, उसकी कमी होने की वजह से इस तरह की महसूसता होती है, सिम्टम्स पैदा होते हैं, तो उनको मदद और इलाज की जरूरत है उस समय। थर्ड है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, थोड़ा जल्दी जाऊंगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसा एक बीमारी है जिसमें दिमाग में ऑब्सेशंस होते हैं, एक ही ख्याल बार बार रिपीटेड आना और जबरदस्त आना, आप रोकने की कोशिश भी करो वही आ रहा है, अब उल्टा सीधा बेमतलब की सोच, खराब सोच, नेगेटिव सोच, और यहाँ तक है सेक्सुअल थॉट्स भी ऐसे आते हैं जो रुकता ही नहीं है कुछ लोगों में, किसी को कुछ नुकसान मारने की या कुछ नुकसान देने की, हिंसा करने की सोच, अपने ऊपर कुछ हिंसा करने का डर, तो ये आता है, ये भी ब्रेन के कुछ गड़बड़ी से होती है। ब्रेन में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंफॉर्मेशन अटक जाता है, पास नहीं होता है, सर्किट में पूरा होना चाहिए, वो नहीं होता है, जिसकी वजह से वो रेपिटेशन बार होती है और वो बहुत परेशान रहते हैं ऐसे लोग, जैसे लगता है उन्हीं की मन की जाल में कुछ फंस गए हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनकी सारा डिस्टर्ब हो जाता है लाइफ, और उसकी वजह से वो कंपल्शंस करना शुरू करते हैं, उसको हटाने के लिए कोई एक्शन ऐसे करते हैं जिससे उनको लगता है कि निकल जाएगा मन से। जैसे अगर किसी को फीलिंग है, ये ऑब्सेशन है, मुझे कहीं टच करने से, छूने से जर्म्स आ जाएगी, बीमार हो जाऊंगी, और उसका ऑब्सेशन है, वो क्या करेंगे, किसी चीज़ को टच करने से अपने आप को बचाएंगे, वो बहुत ध्यान से चलेंगे, उनका कपड़े यहाँ ना टच हो, घर ना टच हो, साफ सफाई को ज़्यादा करते हैं, बार धोना, सफाई करना, डस्टिंग करना, धोना, बाथरूम में कई बार वो घंटे तक बाथरूम में बार लगा हाथ धो रहे, नहा रहे, तो एक बीमारी है ये। साफ सफाई अच्छी बात है, हम सबको करना चाहिए, रखना चाहिए, और पर ये बीमारी की रूप बन जाता है तब ये ऑब्सेसिव OCD, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसके लिए ट्रीटमेंट है, दवाई की ट्रीटमेंट है, चलती है, और थेरेपी है, उसके दोनों से वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। फिर एडिक्शंस है, नशीले पदार्थों का सेवन जो करने वाले हैं, यहाँ के ग्रुप में तो ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, आप देख सकते हैं अपने सेंटर्स में आते हैं ऐसे लोग जो नशे में भी आते हैं, कई बार पता ही नहीं चलता वो क्या लेके आए, क्योंकि शराब तो स्मेल आएगा, अगर ड्रग्स लिया तो कोई स्मेल भी नहीं आएगा, पर उनकी हरकतें कुछ अजीब सी होती है, या तो ऐसे झूले हुए दिखते हैं, आँखें ऐसे लगती है, फोकस नहीं है, और कॉन्सेंट्रेशन नहीं, बस आके बैठ जाएंगे, उनकी भी प्रॉब्लम्स चल रही, इसलिए नशे की तरफ गए हैं पहली बार, तो देखना पड़ेगा वो क्यों है, पर हमारे बस की बात नहीं है उनकी ट्रीटमेंट, वो तो डॉक्टर के पास ही भेजना पड़ेगा, और अवेयरनेस दे सकते हैं। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम बीमारी है, साइकेट्रिक बीमारी, जो बहुत एक्साइटेड होंगे या बहुत डिप्रेस्ड होंगे, तो ऑल्टरनेटिव चीज़ में बदलाव, एकदम मूड चेंज हो जाएगा, बहुत एक्साइटेड रहेंगे, बहुत दिनों तक बहुत पैसा खर्च करेंगे, अपने बारे में बड़ी शानदार बातें करेंगे, मैं ये हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे पास ये है, बहुत मतलब जो ग्रैंडियर डेल्यूजन बोलते हैं, मन की गलत फहमियाँ, वो सब ब्रेन से हो रहा है, वो जानबूझ, जब नॉर्मल होते हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, और जब वो दूसरे फोन में चलेंगे बहुत डिप्रेस रहेंगे, इनकी भी दवाई की ज़रूरत है। स्किज़ोफ्रेनिया ये ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति अपनी ही दुनिया में जिए, उससे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अकेले
सोएंगे, अंधेरे में रहेंगे, सड़कों पे देखेंगे कई बार कुछ लोग है ना पूरा कुछ इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, अपने आप से बोल रहे हैं, अपने आप से कुछ यूजली अपने आप से बोलते हैं और लगता है किसी से भी बोल रहे हैं, बैठ के किसी के साथ बोल रहे हैं, कोई है नहीं वहाँ पे, हेलुसिनेशंस बोलते हैं, जो भ्रम है और जो दिखता नहीं वो को फील होता है। फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ लोग बहुत अपने साथ इतना खाने पाने शक्ति दिखाते हैं, मतलब खाना छोड़ देना, बहुत कम खाना, नाप तोड़ के, क्योंकि उनको बहुत अधिक अंदर से टेंशन है, वो मोटे न हो जाए, मोटापन की टेंशन होती है, तो स्टारवेशन में चले जाते हैं, स्टारवेशन डाइट अपना लेते हैं, जो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। और कुछ लोग हैं उसके ऑपोजिट, बहुत ज़्यादा खाते, रोक नहीं पाते अपने आप से, उसको बुलिमिया बोलते हैं बीमारी का नाम, और इतना खाएंगे फिर अपने आप से इतना नफरत हो जाती है ना, इतना खा लिया वो जाके फिर उल्टी कर देते हैं जो खाए हैं। और कई बार लैक्सेटिव जो गोली है ना लूज मोशन की, वो भी ले लेते हैं ताकि निकल जाए, पर इसी साइकिल में फंसे रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। उनको भी हम कंपैशन दिखाना है, उनकी समस्या को समझ कर उनको सही डॉक्टर के पास भेजना चाहिए इलाज के लिए, क्योंकि ये ठीक हो जाते हैं कुछ, बट एनोरेक्सिया बहुत खतरनाक बीमारी, तो स्टार्वेशन वाली प्रॉब्लम है ना, कई लोग अपने जान को भी खो गए इस बीमारी में, कितने पतले दुबले होके हड्डी निकलते हैं लिटरली, तभी उनको लगता है मैं मोटी हूँ, क्योंकि सोच में ही कुछ दिक्कत है। फिर वो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा खा लिया और ज़्यादा एक्सरसाइज करना, तो एडमिट हो सकते हैं ऐसे। और बच्चे किशोर अवस्था के बच्चे में ज़्यादा ये पाया जाता है, और एडोलेसेंट गर्ल्स में। फिर पैनिक अटैक है, बहुत ज़्यादा पैनिकी होना हम सब में से कोई सिचुएशन है पैनिक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं, जैसे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, और कई बार वो इमरजेंसी में पहुंच जाता है, लगता है हार्ट अटैक है, ये एक प्रॉब्लम। और लास्ट जो है सुसाइड, आत्महत्या करने का कोशिश करना और पूरा करना एक बहुत बड़ी आजकल बढ़ रही है। 2.5 लाख लोग इंडिया में हर साल सुसाइड कमिट करते हैं, और उसमें युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा सेल्फ हार्म एक और प्रॉब्लम है जो युवा पीढ़ी में ज़्यादा देखते हैं। आपने भी सुना होगा आजकल बच्चे ना कई बार ब्लेड से अपने हाथ को काट लेते हैं, क्योंकि मन से बहुत परेशान है, और उनको लगता है कोई हमको समझते नहीं है, माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं, स्टूडेंट आपस में फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, तो उनको लगता है बस अपने आप को कुछ करो और हो सकता है तब लोग मेरे तरफ ध्यान दें, तो उसकी वजह से भी करते हैं। कई बार अपने आत्महत्या करने की वजह से तीर कट मारते हुए तो ब्लीडिंग होके मर भी जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा है ऐसे जो कट कर रहा है या नोच के हाथ नोचना, स्किन से नोच के खून निकलवाना, कुछ बच्चे हैं बॉयज़ हैं जो सिगरेट से भी अपने आप को बर्न करते हैं, और ये सब क्यों कर रहे हैं? अंदर बहुत गुस्सा, दुनिया से गुस्सा जो दिखा नहीं पा रहे हैं, दबा रहे हैं, अपने ऊपर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है और कोई रास्ता ही नहीं है, मैं कैसे अपने प्रॉब्लम को, अपने दर्द को कैसे लोगों के सामने रखूं, तो इस तरह अपना लेते हैं। इस साइड वाली प्रॉब्लम जो है हम सब में से हो सकती है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम, इतना भयंकर मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, पर वो भी प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, पर्सनालिटी प्रॉब्लम, बहुत लोगों की पर्सनालिटी कुछ अजीब सा होता है जो हम नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, बहुत अजीब सा बिहेव करना, मूड चेंज बहुत जल्दी होना, बहुत गुस्से में आना, एग्रेसिव पर्सनालिटी है, बात पे गुस्सा इतना करना, हाथ पैर उठाना, मारना पीटना, और बाद में बहुत पछताना, सॉरी
नेगेटिव, थकावट, आलस्य, वो भी पर्सनैलिटी। तो ये इसको भी हमको ध्यान से ऑब्जर्व करके देखना चाहिए उनको कैसे हम समझ पाएँ और क्या कारण है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, एक दूसरे से न एडजस्ट कर पाए, कहीं भी जाए कुछ लोगों को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, उनकी एडजस्टिंग नेचर नहीं है, क्योंकि या तो ईगो ज़्यादा है या तो सोचते हैं मैं सही हूँ, मैं क्यों एडजस्ट करूँ, दूसरा करे। जो बाबा कहते हैं सब जो चीज़ है हम पहले अपना परिवर्तन करें, अपने को सुधारें और एडजस्ट करने के लिए बहुत शक्तियाँ हैं हमारे पास, सामना करने की, सहने की सब शक्तियाँ हैं, पर एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, ये अपने आप से आगे पूछने वाली बात है। या ईगो तो नहीं रोक रहा है एडजस्टमेंट करने से, या हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है दूसरे से, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। और अगर ऐसा हो तो बैठ के बातचीत करें, बातों से बहुत चीज़ सुधर सकती है, बातों से बहुत क्लियर हो सकती है और बातों से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, लेन देन हो जाता है। मैं इतना करूँ आप इतना करो, मैं इतनी दूर आऊँ आप इतनी दूर आओ, हम दोनों बीच में मिलेंगे हाथ से। तो कम्युनिकेशन बहुत इश्यूज को सॉल्व कर देता है। लॉस एंड ग्रीफ, बहुत किसी की खोने का दुख, चाहे वो अलौकिक परिवार में हो या लौकिक परिवार, किसी के साथ बहुत गहरी संबंध, फिर स्ट्रेस हो गया, रूमिनेशन, बार बार सोचते जाना, एक ही चीज़ पकड़ के मन में परेशान रहना, वो भी एक प्रॉब्लम है। हम में से भी कई लोग को है, कुछ लोग मैंने देखा है घंटों तक एक ही बात में फंसे रहते हैं, बार रिप्ले हो रही है माइंड में। फिर लो सेल्फ एस्टीम, अपने आत्मसम्मान बहुत लो होना, और इसके कारण ढूंढना पड़ता है। कहीं बचपन से कारण आता है, परवरिश में कुछ कमियां हो सकती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हुई, तो अपने आप को हमेशा सोचते हैं मैं काबिल नहीं हूँ, मैं दूसरों जैसा नहीं कर पाती हूँ। फिर एडिक्शन, बिहेवियरल एडिक्शन, जैसे आजकल सबसे बड़ा बिहेवियरल एडिक्शन है मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, और यंग बच्चों में गेमिंग एडिक्शन, गेम्स खेलते हैं। और वैसे ऐसे कहानी सुनने में आता है बच्चे गेम खेल रहे दिनों तक, नहाए नहीं, सोए नहीं, गेम ही खेलते जा रहे, खाना नहीं खा रहे, माँ बाप बहुत परेशान है, स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे। ये एडिक्शन है, एक लत है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और मोबाइल एडिक्शन तो हम सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रकार, कुछ मात्रा मोबाइल डिपेंडेंस और एडिक्शन है। एग्रेशन, और लास्ट इम्पॉर्टेंट है नींद की प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया जो होते हैं, नींद की प्रॉब्लम, नींद नहीं आना, ज़्यादा नींद आना, बार बार उठना, सुबह बहुत जल्दी उठना समय से पहले, और दिन में नींद आना, स्लीप अटैक्स आना दिन में, ये सब नींद की प्रॉब्लम्स है। और नींद अपने आप में पूरा टॉपिक है, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी 6 घंटे नींद सबकी ज़रूरत है, और 6 घंटे लगातार नहीं, ऐसा नहीं है ब्रेक करके, क्योंकि नींद में ही हमारे मन की, ब्रेन की सारा जो रिपेयर होना है, सारा जो मेमोरी प्रोसेस होती है, जो हार्मोन सेक्रेट होना है, ग्रोथ हार्मोन्स, हर चीज़ रात को उस नींद के समय होता है। 11 से 2 खास ऐसे समय है जो ये सारे काम होता है और सिक्रीशंस होती है बॉडी को रिपेयर करने की। अगर उस समय हम जाग रहे हैं और बाद में सो रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। उस समय सोना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 2:30 बजे 3 बजे, कहते हैं हम लोग योग खेलने बैठ जाते हैं। हो सकता है किसी के रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो दूसरों से, ये यूनिक एस्पेक्ट है, हमको अपना देखना है, हमारी बॉडी क्या मांगता है, हमारी बॉडी की क्या ज़रूरत है, उसी हिसाब से चलना है। और ये कैसे पता चलेगा, आपके काम में कितना आप फुर्ती से कर रहे हैं, कितना आपकी एफिशिएंसी, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितना एनर्जी लेवल है, कितना नींद नहीं आ रही है दिन में, उससे पता चल जाएगा आपकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं। तो अगर कम है तो जल्दी सोना शुरू करें, कोई ज़रूरत नहीं है ना 11-12 बजे तक जागने के लिए।
से लेट जाए 10 से 15 मिनट में नींद आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ इश्यूज है हमारे कॉमन। कैसे मालूम पड़ेगा कोई स्वस्थ है? मानसिक रूप में स्वस्थ किसको कहेंगे? ये कुछ लक्षण है, आप अपने आप को चेक कर लीजिए, क्या मानसिक रूप में स्वस्थ है, मानसिक रूप से आप वेल है, वेल-बीइंग आपका हाई लेवल है, ये कुछ लक्षण है। संतुष्टता, पहले बात, आप कितना अपने आप से संतुष्ट हैं और जीवन से हैं, लोगों से हैं, दुनिया से हैं, हर चीज़ में संतुष्ट महसूस करना, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। सेकेंड, एंथुजियाज्म फॉर लिविंग, मतलब जीने का उमंग उत्साह कितना है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उनका अंदर बहुत उत्साह होगा, कुछ करना है, ये करना है, मतलब दिमाग में बहुत आइडियाज आएगा, एनर्जी लेवल वो। फिर कैसे स्ट्रेस के साथ जूझते, कैसे कोप अप करते हैं, स्ट्रेस कोपिंग कितनी अच्छी है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाते हैं, वो थर्ड है लक्षण है। फोर्थ लक्षण है इमोशंस को कैसे प्रकट करते हैं, कैसे आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो या दबाते हो। दबाना ठीक नहीं है, पर एक्सप्रेस करना अगर इम्पोर्टेंट है तो ऐसे नहीं है जो मन में आया, जो मन में सोचा, जो मन में फिर क्या एकदम ऐसे बोल दे, उसका एक्सप्रेस करने का भी सही तरीके हैं और उसी हिसाब से आप एक्सप्रेस करो। किसी के साथ शेयर करो या लिख लो। कई बार हम बाबा कहते हैं चिट्ठी लिखने की बात करते हैं, हम बाबा को लेटर लिखते हैं, वैसे हम अपनी डायरी में ही अपने इमोशंस जो हम दूसरे के साथ नहीं बता पाएंगे वो लिख डालें और उसके बाद उसको फाड़ दें, जला दें, उसको ख़त्म कर दें, मन से ही उसको पसंद कर दें। तो ये जो है एक टेक्निक है जिससे हम नेगेटिव इमोशंस को भी एक्सप्रेस करके ख़त्म करते हैं। अंदर अगर जमा नहीं करते फिर उसमें वो बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मीनिंग और पर्पस इन लाइफ। हम सबकी हैं, हमारे लाइफ का कोई मकसद होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए, हमारे एक ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों में ये दिक्कत नहीं है हमारे लाइफ का क्या मीनिंग है, पर दुनिया में बहुत लोगों को कंफ्यूज लोग हैं, बहुत आजकल की पीढ़ी कंफ्यूज, क्या करना है, पैसे के पीछे भागना है या कुछ और चीज़ के पीछे भागना है, तो ये मीनिंग इनको क्लियर नहीं है। और नेक्स्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी, कितना आपका फ्लेक्सिबल हो, कितना आप मन को परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। ये एक गुण है जो अपना मेंटल स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है इस गुण से। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करो और अपने आप को मोल्ड करें, बेंड करें, एडजस्ट करें। नेक्स्ट जो है, जो स्वस्थ है उनकी लाइफ में बैलेंस बहुत होता है, हर चीज़ का बैलेंस, काम, रेस्ट, एक्टिविटी, नींद, हर चीज़ में वो बैलेंस रहती है। उनकी लाइफ में एकदम संतुलित रहना, वो वाली उनकी गुण है। और उसके आगे है कितनी अपनी रिलेशनशिप्स अच्छी, सुंदर है, खूबसूरत, खुशी देने वाली है, बॉन्डिंग अच्छी है, एक दूसरे को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है कि मानसिक स्वास्थ्य। और स्टडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टडी दिखाया, दर्शाते हैं वो कितनी बहुत लोगों को 30 साल तक फॉलो अप किया और जो सबसे खुश और लंबे जीते हैं ना, उनके पास उनके संबंधों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग और बहुत क्वालिटी रिलेशनशिप्स है, वही सबसे अच्छी और खुश जीते हैं। तो रिलेशनशिप्स को देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने आत्मसम्मान में रहेंगे, उतना आप मानसिक रूप में स्वस्थ रहेंगे। हमको पता है सम्मान के बारे में हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और जो स्वस्थ है वो पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रो करते रहेंगे, कभी रुक नहीं जाते, बस अब हो गया, सब कुछ कर लिया, अब बैक सीट ले लो, बैठ जाओ, वो नहीं। और इसके ऑपोजिट जो अस्वस्थ है उनको कैसे पहचानेंगे?
जो मेंटली कमज़ोर है या मेंटली अनवेल है, उनको ये कुछ निशानियाँ हैं। बहुत रेस्टलेस होते हैं, चंचलता बहुत होती है मन में, बिना कारण रोना, बहुत गुस्सा करना, वायलेंट हो जाना, अपनी केयर को इग्नोर करके, अपनी सेल्फ हाइजीन को, अपनी सेल्फ केयर में भी वो कई बार नहाते नहीं हैं, टाइम से नहीं नहाते, टाइम से कंघी नहीं करना, कपड़े अच्छे ढंग से नहीं पहना। कुछ लोग हैं जो इतने मन में कुछ चल रहा है, इन चीज़ों में वो अटेंशन ही नहीं देते, क्योंकि एक निशानी है पहचानने के लिए। फिर पैनिक रिएक्शन, बहुत जल्दी अति घबराहट में जाना। तो कुछ लोग जो हमेशा दर्द हो, इधर दर्द, यहाँ थकावट, ठीक नहीं हो, और बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट रहना अपने काम करने के लिए, क्योंकि उनसे नहीं हो रहा है, उनकी दर्दी इतनी हो रही है और रोज़ होती है। ये भी कुछ लेवल तक कुछ मन के कारण की वजह से होती है, क्योंकि इतना दर्द बार रोज़ होना सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इतना फिजिकल नहीं है जितना वो साइकोलॉजिकल है। और लोगों से रूट कर रहना, विड्रॉ करना, सोशली कट ऑफ रहना, ये भी एक अस्वस्थ मन की लक्षण है। कंपल्सिव बिहेवियर मैंने बता दिया, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस मैंने बता दिया। एक एबनॉर्मल बिहेवियर जैसे अपने आप से बोलना, अपने आप से हंसना कोई नहीं है, ये भी बहुत स्किज़ोफ्रेनिया की निशानी है। सुइसाइड अटेम्प्ट करना और बार दुनिया छोड़ने की बात करना और अपने जीवन को लेने की बात करना, इसको बहुत सीरियसली लेना। आपके सामने कोई भी आ जाता है, कोई स्टूडेंट भी है जो इस तरह बोल रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मतलब सब खत्म हो जाए, मुझे लग रहा है इस दुनिया छोड़ दें, मुझे लगता है धरती खोल मुझे अपने आप को अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह की कोई भी व्यक्ति बोलता है ना, इसको आप बहुत ज़्यादा उस समय ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि उनको उस समय ज्ञान नहीं चाहिए। उनको मन की थोड़ी सी शांति महसूस कराइए, बस आप उनको मेडिटेशन में बैठाइए, शांति महसूस कराइए और ज्ञान की कम दें। और डेफिनेटली ड्रामा और इस तरह की बातें कुछ नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं अगले एक घंटे में घर जाके कुछ कर बैठे तो आपको बहुत अंदर से वो चीज़ खाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, उनकी मन की स्थिति ऐसा है। तो उसी हिसाब से हम इसको सीरियसली लेना है और उनको अगर प्रेरणा दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, दे नहीं है तो एकदम डॉक्टर को रेफर करना चाहिए, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। और कुछ लोग हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये भी प्रॉब्लम है, मेमोरी डिस्टर्बेंस है और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। हर वक्त अटेंशन चाहना, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना ताकि दूसरों को ध्यान अपनी तरफ खिंचवाने के लिए करते हैं। अजीब सी हरकतें, बिहेवियर, जोर से हंसना, कुछ अटेंशन को लेने के लिए बिहेवियर दिखाना। अब ये सब चीज़ें हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन से हम इसको मानसिक बीमारी या अस्वस्थ नहीं सोचेंगे। कुछ लंबे समय के लिए ऐसे रहते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना, तब सोचते हैं इनकी कुछ प्रॉब्लम है जो मानसिक बीमारी है, तो तभी हम उनको रेफर करना होता है। और सडन चेंज, एक्सट्रीम चेंज और परसिस्टेंट चेंज, 3 चेंजेस को ध्यान रखते हुए उनको रेफर करिए। और करेंगे रेफर एक काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या काउंसलर या कुछ जनरल फिजिशियन को भी देख सकते हैं। तो ये सब लोग इलाज कर पाएंगे मेडिसिन से। मेडिसिन लेने से डर नहीं है, लंबे समय चल सकता है कुछ मेडिसिन, पर उसमें कोई नुकसान नहीं। अच्छे मेडिसिन आए हैं और लेने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है और वापस अपने पुरानी उसमें आ सकते हैं। अभी मैं कुछ कैटेगरीज बताऊंगी, जो कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगी जो हम अपना सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं, जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं और उसके ज्ञान से हम जोड़ के कर सकते हैं।
बैलेंस में रखने के लिए वो स्ट्रैटेजीज क्या है, वो क्या क्या है। पहले तो है रेस्ट एंड स्लीप। इसका हम ध्यान रखना चाहिए, हमको कितना रेस्ट मिल रहा है, बॉडी थक गए क्या, उसके लिए हम समय निकाल रहे हैं रेस्ट करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है सेंटर्स में कितनी सेवाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, और भागा दौड़ी बहुत है। सेंटर का काम भी है, बाहर का काम भी है, बाहर का सेवा भी है, कोर्स भी करा रहे हैं, इतना सारा व्यस्त रहने से हो सकता है रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। बट आपको हाथ और अपने लिए, अपने सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना पड़ता है, एक दूसरों को टाइम देना पड़ता है, और इससे बीमारी को रोक सकते हैं, डिप्रेशन जैसे बीमारी से रोक सकते हैं। और नींद भी, जैसे मैंने कहा, नींद बहुत इम्पोर्टेंट। तो टाइम से सोना, कंफर्टेबली सोना, सोने से पहले हल्का खाना, कुछ एक्सरसाइज करके सोना, शाम को एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी कुछ करें, और सोने से पहले बहुत ज़्यादा मोबाइल में चीज़ें करो, माइंड को स्टिमुलेट नहीं करना। सोने से पहले मन को शांति से नींद की तरफ ले जाना है। मेडिटेशन बेस्ट है, बाबा से बात करें, आराम करें। अगर फिर भी नींद नहीं आ रही है, बेड में लेटे लेटे विजुअलाइज करें, ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, तो नींद की तरफ चले जाना। अगर नींद नहीं आ रही है, डे टाइम में नींद आ रही है, तो आपको टाइमिंग, सोने का टाइमिंग एडजस्ट करके रात को पूरी नींद लेनी है। तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अच्छी डाइट लेना। अच्छी डाइट का मतलब कुछ फूड ग्रुप्स है जो अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा तले हुई चीज़, फैटी फ्राइड, तो हम ठोलियाँ बहुत खाते हैं, नमकीन खाते हैं, इसको कम यूज़ करें, लिमिट करें। और अगर आप टोली को बदल सकते हैं, कोई न्यूट्रिशियस टोली दे सकते हैं, वो बदलेंगे, और अपना भी देना, दूसरों के लिए भी। और ये जो है एक्सरसाइज का हम बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। मैंने कई बहनों से पूछती हूँ, कहते नहीं एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं है, तो निकालना पड़ता है। और एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज, वॉकिंग, और अपने सेंटर के अंदर वॉकिंग काउंट नहीं करता है, 20 मिनट कम से कम लगातार चलना है। और एल्डरली सीनियर सिटीजन्स का 20 मिनट, थोड़ा मिडिल एज का 30 मिनट्स, और यंग एज का 40 मिनट्स, ये सबसे अच्छा माना जाता है। इससे बाद में घुटने की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की दर्द, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत इन चीज़ों में फर्क पड़ता है एक्सरसाइज से। तो इसमें प्लीज़ अपना लिए, ब्रह्मा बाबा भी तो खेलते थे ना बैडमिंटन, तो हम क्यों नहीं खेल सकते, कोई भी क्यों नहीं आधा घंटा निकाल सकते हैं? क्योंकि हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। बाद में जब बीमारी आती है हम परेशान हो जाते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पहले कर लेंगे सब। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, टाइम जी, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मन की शांति के लिए करते हैं। और नेचर में समय बिताना बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। नेचर में कहीं ना कहीं हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, हाँ, वो फीलिंग अंदर से अपने आप ऑटोमेटिकली पैदा होता है। तो अगर हो सके करें, डिजिटल स्क्रीन टाइम को कम करें। उसमें कुछ ऐप्स है जो कट ऑफ कर देते हैं आपको 1 घंटे के ऊपर, वो अपने आप ऑफ कर देगा, आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं देता है। तो गूगल में ऐप्स है, एप्पल में भी ऐप्स है, तो ऐप्स को डाउनलोड करके टाइम सेट कर सकते हैं। मुझे 1.5 घंटा के ऊपर सोशल मीडिया कुछ नहीं, बंद कर सकते हैं, फ़ोन ही करने का बस। फिर हॉबीज़ को परस्यू, मैं किसी से कल बात कर रही थी, कह रही मैं डांस करती हूँ, बहन से बात हो रही थी, मैं डांस करती हूँ, बट अभी तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने डांस सीखा हुआ। ऐसे बहुत लोग ऐसे पेंटिंग करते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, तो वो हॉबी है या नहीं भी है, हमको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ हॉबी में कुछ समय हफ्ते में निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें हमारा इमोशंस एक्सप्रेस हो जाते हैं, मन क्लियर हो जाते हैं नेगेटिव इमोशंस से। हम डांस करते हैं, गाना गाते हैं,
कविता लिखते हैं, कुकिंग करते हैं, बहुत चीज़ें हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग, ये सब करने से मन हल्का भी हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और इमोशनल बैलेंस आ जाता है। तो इसको बहुत बेकार मत समझिएगा, इसके लिए भी हफ्ते में 1-2 घंटे निकाल सकते हैं। और इसको ऐसे करिए ना, बाबा के काम के लिए करना है, सेंटर के लिए आप कर लो, क्राफ्ट वर्क करो, पेंटिंग करो, गाना तैयार करो, बाबा को समर्पित करें और हमारा भी हो जाता है अच्छा और एक सेवा भी हो जाती है। कुछ नहीं होगा तो एक किसी से बात कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, मन को हल्का कर लीजिए और देखिए किसके साथ शेयर करें जो आपके बात अपने पास रखते हैं, वो अपने फैलाते हैं। बहुत लोगों को जो एक गॉसिप का वो नहीं बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जिस आप ट्रस्ट करते हैं खुलकर बात करें, मन को हल्का करें। इसी के समान सोशल सपोर्ट, दूसरों के साथ कनेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट है। अकेले अकेले मत जीना, बाबा है, बाबा तो है ही है, इसमें क्या है, हमें सोचने का कुछ है नहीं, पर हमारे पास जो है व्यक्ति, उनके साथ कितने कनेक्टेड हो, नहीं है तो ढूंढ लीजिए, बना लीजिए, नेटवर्क बनाइए, कहीं और सेक्टर से, कहीं दूर से भी फ़ोन में बात हो सकती है। और मैं आपको बताऊं, चाहे वॉकिंग से भी हम सपोर्ट लेना है तो एक एक्टिविटी ये मैं आपसे कराना चाहती हूँ। देखिए, आपके पास डायरी पेन है तो हर सिचुएशंस में कौन ऐसे व्यक्ति है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुला सकते हो, आप नोट कर लिख लीजिए। जब आप बहुत लो महसूस करते हैं, बहुत दुखी हैं, अशांत है, किससे बात करेंगे, कौन है व्यक्ति, उनका नाम लिख लीजिए, आपने पूछना नहीं है, अपने लिए आइडेंटिफाई करिए। अगर किसी के साथ झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, किसको बुला सकते हैं उसको मीडिएट करने के लिए, ठीक करने के लिए, कोई है ऐसा व्यक्ति? नहीं है, ढूंढिए। ये एक्टिविटी का मतलब है ढूंढना है आपको। ये तो दुनिया के लिए मैंने ये बना है, फाइट विद योर पार्टनर, जो लौकिक में है। पर अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ भी कोई झगड़ा हो गया, फिर क्या किसी और को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी से उसको ठीक करा सकते हैं? कौन होगा वो व्यक्ति, किसको बुलाएंगे? सोचिए। अगर हमको कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारे साथ कुछ ऐसे घटना घटी है, रोड एक्सीडेंट, गिर गए, टांग टूट गए, बहुत बीमार हो गए, हाई बुखार है, कौन, किसको बुलाएंगे, किसको बताएंगे? कौन है जो आपको उस समय खड़ा हो जाएगा आगे उस व्यक्ति? नहीं है तो बनाइए। किसी की खोने का, कोई फैमिली में डेथ हो गई, आपको समर्पित हो तो मैं समझती हूँ, फिर भी फैमिली में डेथ हो गई तो उस समय लोग चाहिए ना, कोई आए, अंतिम संस्कार करे, कुछ करे, सारा कारोबार संभाले। कौन है उस समय जो आ सकता है? आपको एक फ़ोन में आपके मौजूद हो जाते हैं, चाहे रात हो दिन हो, ऐसे कोई है? देखिए। और लास्ट है, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी डायग्नोस हुआ है, आपके साथ कौन खड़ा होगा उस समय? कौन हॉस्पिटल में आपको भोजन लेके आएगा, जाएंगे, आपका सेंटर का संभालेंगे, क्या कौन है वो? बाबा को छोड़कर ना, एक्चुअल जीते हुए व्यक्ति को। ओके, बैलेंस, लाइफ में बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ में बैलेंस रखना है। जितना बैलेंस रहेंगे, मन रेगुलेटेड, शांत, क्लीन एंड क्लियर कहते हैं ना बाबा, साफ, हर चीज़ फ्लो में चलती है, जैसे अंदर ही ऑटोमेटिकली सब फ्लो हो रहा है, तो वो बैलेंस की वजह से होती है। और तो बैलेंस के खास में अटेंशन खिंचवाना चाहती हूँ, सेवा और स्थिति की बैलेंस, जो हम सब लोग स्ट्रगल करते हैं,
मैं तो अपने लौकिक लाइफ में भी स्ट्रगल, वो सब बैलेंस की स्ट्रगल करती हूँ, क्योंकि मेरे क्लिनिक संभालना है, घर संभालना है, और कोई ट्रस्ट भी है, ट्रस्टी का मैनेजिंग ट्रस्टी वो संभालना है, NGO है। तो बाकी मेरे ज्ञान की, मेरी पढ़ाई की, मेरी मेडिटेशन की बैलेंस कैसे करना है, मैं सीखते जा रही हूँ, एडजस्टमेंट होता रहता है। वैसे आप लोगों का भी होगा ज़रूर, बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि सेवा में इतना आप बिजी हो। तो बैलेंस के लिए आप टाइम निकालना है, इस समय के लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं, कौन से समय में आप सोएंगे, खाएंगे, रेस्ट करेंगे, एक्टिविटी में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, स्टूडेंट, सारे बैलेंस देखिएगा। और स्थिति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और लव एंड वर्क का बैलेंस एक और बहुत इम्पोर्टेंट बैलेंस है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ सेंटर चला रहे हैं, तो इसका देखिए आप लॉ इम्प्लीमेंट करना है, और आपको कुछ नियम मर्यादा हर चीज़ में स्ट्रिक्टनेस दिखानी है, तो वो लव के साथ ज़रूर करिएगा। क्योंकि आप लोग हैं जो सीनियर्स हैं, और जूनियर्स जो यंग बहनें आती हैं, नई हैं ज्ञान में भी और यज्ञ में भी, और उनकी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। और उनको समझकर, उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर अगर आप प्यार से उनको चलाएंगे, तो मेरे ख्याल से समस्याएं नहीं उठेंगी। फिर भी कुछ पर्सनैलिटी इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, बट अपना ट्राई करना है बेस्ट दैट स्मूथली सब चले। तो इसमें भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और प्यार से कुछ भी हो सकता है ना, लव रिगार्ड से कुछ भी हो सकता है। माइंडफुल लिविंग, हर क्षण जो जीते हैं, हर क्षण जो काम करते हैं, प्रेजेंट में जीते हुए करना, माइंडफुल होते हैं, एक स्टाइल ऑफ लिविंग है। इसमें माइंडफुल लिविंग जो भी करते हैं उसी समय के लिए फोकस करिए, हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए करिए। अच्छा, किसी को दर्द हो रहा है, एंजॉय कैसे करें, उस पर ना ध्यान ज़्यादा लगाए, थोड़ा डिटैच हो जाए, जो अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान लगाए। तो हर मोमेंट को जान महसूस करते हुए जीना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी, एक समय 4 चीज़ करना। यहाँ ये भी सुन रहे तो पक भी रहा है किचन में, मुर्गी बैकग्राउंड में सुन रही है, या और किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, तो कई चीज़ें साथ साथ करने से हमारा ब्रेन का पावर डिवाइड हो जाता है, तो कोई भी काम में आउटपुट इतना अच्छा नहीं होता जितना हो सकता है। तो ये आपको देखना है, मल्टीटास्किंग ना करें, प्रेजेंट में रहें, और बहुत पास में बार बार ना जाए, ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसने ऐसे कह दिया, तो इसी को बाबा भी कहते हैं फुल स्टॉप लगाने वाली बात। इसको प्रैक्टिकल में हर मोमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिसेस मैं चाहती हूँ आप सब लोग करें, जिससे आपको लगेगा मेरा जीवन भरपूरता की महसूस होती है, और पॉजिटिविटी की महसूस होती है। और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रैक्टिसेस है, पॉजिटिव साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वहीं से ये चीज़ें रिसर्च करके उठाया है। ये करने से हमारा अंदर पॉजिटिविटी बहुत गुना बढ़ सकती है। वो क्या है, रोज़ ग्रेटिट्यूड स्टेटमेंट्स लिखो, रोज़ रात को सोने से पहले, आज मैं इसके लिए आभार महसूस करती हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर। तो आई एम ग्रेटफुल का मतलब आप अपना ध्यान खिंचवा रहे हो, जो अच्छा हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना। एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में। बहुत कुछ है, कुछ चीज़ नहीं है, कुछ हुआ है सब। हाँ, तो ये लिखना होता है, आप पूरे हर रोज एटलीस्ट एक लिखो, 2 लिखे अगर चाहते, और पूरे हफ्ते लिखने के बाद आप देखो, अब देखते हैं कि सारे हफ्ते का क्या क्या लिखा, इतना अच्छा लगेगा, अरे मेरे जीवन में इतना कुछ है, इतना कुछ
मुझे मिला है, जिससे वो ग्रेटिट्यूड फील करना है, तो ऑटोमेटिकली खुशी बढ़ेगी। 100% है। पेशेंस से कराते हैं हम कहते हैं बहुत अच्छा है, हम नेगेटिव ही देख रहे थे, अब देखा कुछ बहुत कुछ है, हम देख ही नहीं रहे थे। दूसरा, परफॉर्म एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। किसी के लिए भी कुछ अच्छा, छोटे मोटे कोई अच्छा सा काम उसके लिए, उनके लिए करें, काइंडनेस दिखाइए, उनको वो ट्रीटमेंट दो जो वो अंदर फील करते, हाँ ये इतने मेरे लिए कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए करें। और सबसे अच्छा है कोई अनजान व्यक्ति के लिए भी करो, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, और खास कर जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उनके लिए करो। और अगर हम रोज जमा करते हैं एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, और वो खाता बढ़ जाता है कि जैसे पुण्य का खाता ही बढ़ा रहे हैं, और इससे इतना खुशी मिलता है, क्योंकि देने में इतना खुशी मिलता है, दूसरा दे या ना दे, वो ना देखो, देते हैं। और इसमें भी हमको बाबा ने बहुत सिखाया दातापन की वो तो, बट ये प्रैक्टिकली साइंस में बता रहा है, ये करने से हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग कितना अच्छा होता है। फिर एप्रिसिएशन देना, हम दूसरों को कितना अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को कितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपने बहुत अच्छा किया ये काम, आपने आज बहुत अच्छा सब्जी बनाई, आपने बहुत अच्छा कोर्स कराया, आप इतना अच्छा ये सफाई की या ध्यान रखा है इस चीज़ का। तो अप्रिसिएशन में कोई कंजूसी नहीं करनी है, दिल खोलकर करें, बहुत अच्छा लगता है सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को, दोनों को इसमें फ़ायदा होती है। तो एप्रिसिएशन हर रोज़ मेक श्योर आप किसी न किसी को काइंडनेस भी दिखा रहे हैं, एप्रिसिएशन भी दे रहे हैं। और लास्ट है एम्पैथी। एम्पैथी दिखाना, एम्पैथी का मतलब है समझ, दूसरे के मन और भावना को समझकर उनको महसूस कराना, मैं आपकी दर्द दुख समझ सकती हूँ, ये महसूस कराना, ये एम्पैथी देना एक बहुत बड़ा स्किल है ये, और सब कुछ सीखते हैं, कर सकते हैं, इससे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। हर वक्त अंडरस्टैंडिंग, फिर उंगली उठाना बंद हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि हम दूसरे के मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं अगर मैं उस व्यक्ति की जगह में होती, मैं कैसे महसूस करती, वो फील करना, उस फीलिंग को उनके सामने रखना, ये होता है एम्पैथी। और ये भी प्रैक्टिस करिए, अब देखेंगे आप सारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी मन मुटाव है, सब खत्म हो जाएगा। ये डेली प्रैक्टिसेस, डायरी रखिए, करिए और चेक करिए मैं कितना कर रही हूँ, और अपना वीकली रिव्यू करके खुशी महसूस करिए। एक्सेप्ट योरसेल्फ, मैं जैसे हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अपनी तरफ से हर कुछ अच्छे करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बाबा की प्यारी बच्ची हूँ, लाडली बच्ची हूँ, ये सब तो कह रहे हैं, ऑटोमेटिक कह रहे हैं, बट अंदर से कई बार हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते, अपने भी नुक्स निकालते रहते हैं, अपने को खोजते हैं। ये सब क्या है? मेंटल इलबीइंग की निशानी। अपने आप से जो खुश नहीं है, वो दूसरों को क्या देंगे, क्या दे सकते हैं? तो ये हमारा फर्ज बनता है, अपने आप को प्यार करो, एक्सेप्ट करो, हाँ कमजोरियों पे काम करो, अवगुण पे काम करो। एक्सेप्ट का मतलब नहीं है हाँ मैं जैसा हूँ मैं चलेगा ऐसे ही, मैं ऐसे वो नहीं है। और अप्रिशिएट योरसेल्फ, अपने आप को तारीफ करना, अपने आप को थपथपाना, अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये रोज करके देखिए कितना अच्छा लगेगा। और कंपैशन, करुणा भाव अपने आप को रखना, वो भी बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो बर्नआउट फीलिंग होता है, जैसे अंदर से हम खत्म हो चुके हैं, हमारे ऊपर कोई करुणा खुद नहीं दिखा रहे, दूसरों को दे 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 के अपने आप को एम्प्टी फील कर देते हैं। और अपने स्ट्रेंथ पे काम करिए, हमारी स्ट्रेंथ्स बहुत है। मैं तो पेशेंट्स को बोला अपने स्ट्रेंथ्स को लिस्ट बनाओ, पर एक एक स्ट्रेंथ के सामने लिखो ये कब दिखाया, कौन सी सिचुएशन में स्ट्रेंथ को आपने दर्शाया, यूज़ किया, वो लिखें।
और उसमें बार बार ध्यान खिंचवाएं ताकि अंदर में अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने से प्यार, अपना आत्मसम्मान बढ़े। तो स्ट्रेंथ पे काम करें, नेगेटिव पे ठीक करें। ये हमारा वेलबींग का काम है। स्टे पॉजिटिव, लाइफ बहुत कुछ पॉजिटिव है, हम उसको नहीं देखते, नेगेटिव को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये नहीं हुआ, ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे नहीं किया, यही कंप्लेंट लिस्ट बहुत होती है। पर जो अच्छा हो रहा है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो वो ना करें। अगर नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव भी उनका हो रहा है ना, तो आज बाबा ने यही तो बताया, दुख का लिस्ट बनाओ, साथ साथ खुशी का लिस्ट भी बनाओ। हम श्योर खुशी का लिस्ट दुख की लिस्ट में बड़ा ही होगा, लंबा ही होगा वो लिस्ट, पर हम देखते नहीं हैं। और होप मेंटेन करना, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे के लिए हो रहा है, तो इस तरह पॉजिटिविटी में रखना है। और एक लास्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, बुद्धिमान है, बट क्या इमोशनली हम बुद्धिमान हैं? उसमें क्या है, हमारा कितना हमारे दूसरों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, सेल्फ अवेयरनेस कितना है, सोशल स्किल्स क्या है, दूसरों के साथ गेट अलॉन्ग करना, एडजस्ट करने की क्षमता क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, अपनी माइंड और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, कर्म इंद्रियों को रेगुलेट करते हैं या आउट ऑफ कंट्रोल होने देते हैं। एम्पैथी जो अभी बताया, और मोटिवेशन, कितना हम उमंग उत्साह में रहते, कितने अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, प्रेरणा दे पाते हैं उठाने के लिए अपने आप को। ये सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसको अपने जीवन में धारण करना है। और उसके लिए नोटिस करो, जब आप बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, उस सिचुएशन नोट करिए, फिर देखिए वो क्यों हो रहा है, उस कारण को आप जड़ को पकड़ के उसको ठीक करने की कोशिश करिए। और कंट्रोल योर इम्पल्स। कई बार हम झट से सब कुछ करते हैं, बिना सोच समझ कर बोल देते हैं, कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, ये हुआ, अच्छा ये हुआ, मैं कैसे हो गया, बहुत गलती कर दी, गिल्टी महसूस करते हैं, फिर रूठ के रह जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो यह सब कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम थोड़ा सा सोच समझ कर हर चीज़ करते हैं, तो ये SOS टेक्निक है ना, स्टॉप, ऑब्जर्व, स्टीयर, रुको, फिर देखो, फिर आप चलाओ, मोल्ड करके चलाओ। तो कुछ समय ले लीजिए, 30 सेकेंड्स। अगर आप रुकेंगे ना अपना रिएक्शन को, फिर मन में आप पूछ सकते हैं, मैं क्या सही बोलने वाला, ये जो मैं बोलने वाले हैं वो सही है इस समय के लिए, जो करने वाले हैं उससे फायदा होगा या नुकसान होगा। 3-4 क्वेश्चन पूछो, हट जाओ, फिर करो, आपका सही एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा। ये कुछ अदर स्ट्रेटजीज है। विजुअलाइजेशन करना, अपने आप को अच्छी जगह में ले जाइए, अच्छी जगह कल्पना करिए, सुंदर जगह, पहाड़ में, समुद्र के किनारे, गार्डन में, उसका 3D इफेक्ट बनाइए अपने माइंड में, जैसे आप वहाँ पर मौजूद हैं, उसको आनंद ले रहे हैं, उसकी हवा, पानी सबका फील कर रहे हैं। तो ये करते आप मन की स्थिति को एकदम एक सेफ जगह में, एक शांत जगह में ले जा सकते हैं। जब कोई प्रॉब्लम हो, आप उस जगह में चले जाइए, रूठना नहीं है, भागना नहीं है, उस जगह में जाना है। तो और हम सब कोई अपने अपने, हम लोग परमधाम में जाते हैं बाबा के पास, वो भी विजुअलाइजेशन है। तो और भी कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट कर सकते हैं, बाबा के साथ वहीं में बैठ जाइए सुंदर गार्डन में, और उसका आनंद ले लीजिए, फूल का खुशबू ले लीजिए, हवा का ठंडा, सब कुछ महसूस करिए। मेडिटेशन नहीं बताने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखिए, मैं रोज़ बेहतर होते जा रही हूँ, मैं एक संतुलित जीवन जीती हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरा हर काम अच्छी प्रकार सफलता हर काम में मिलता है। तो कोई भी एक कोई पॉजिटिव सेंटेंस देकर उसको बार बार लिखना है और महसूस करना है, लिखते हुए जैसे वो
अंदर की प्रोग्रामिंग हुई थी, प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ब्रेन को हम दे रहे हैं एफर्मेशंस में। जर्नलिंग है जो डायरी लिखने वाली बात करें, तो आप जब वहाँ शेयर नहीं कर पाते तो डायरी में लिख दीजिए, उसको हम डायरी जर्नलिंग बोलते हैं। उसमें भी बहुत शांति मिलती है और मन क्लियर हो जाता है। माइंड से आपने पेपर में निकाला ना, यहाँ पे भारीपन नहीं है, ये खाली हो जाता है, पेपर में आ गया, उसको बेशक फाड़ो तो कुछ भी पढ़ो, नहीं पढ़ो उसको बाद। और माइंडफुलनेस मतलब हर वक्त अवेयरनेस में रहना, जीना, ताकि हर काम, हर सोच, हर कार्य परफेक्ट, एक्यूरेट हो सकता है। ये है शॉर्ट में समरी है। ये सब करने से आपका होलिस्टिक सेल्फ केयर होगा। आप इस पर ज़रूर ध्यान लगाइए, फोटो खिंचवाइए और इसका रोज प्रैक्टिस करिए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रोज हो रहा है, ऑल्टरनेट डेज नहीं, ऑल्टरनेट हो रहा है हफ्ते में 3 बार, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, अच्छी नींद, डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल स्क्रीन से कम समय बिताना, डिस्ट्रेस करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल कनेक्ट, सोशली कनेक्ट करो, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस जैसे ग्रैटिट्यूड और वो सब बताया, और बैलेंस, सेवा स्थिति में बैलेंस, ये सब करेंगे बहुत अच्छी खुशहाली, बहुत अच्छी जीवन होगी, स्वस्थ जीवन, मानसिक बैलेंस, मानसिक खुशी और होलिस्टिक वेलबींग की तरफ जाएंगे। कुछ बाबा के पॉइंट्स हमें लिखा है, बट आई स्टॉप नाउ। अगर किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, थोड़ा सा हैवी है, बट मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इसमें से आपको कुछ मिला है जो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आप यूज़ करेंगे। और बाबा का बहुत थैंक्स, बिकॉज ये बहुत सालों से बात हो रही है, ऐसे प्रोग्राम रखना है और आज हो रहा है वो, और बड़ों को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी इसके लिए, मुझे मौका देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। अभी जो किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।